स्पाइडर वुमन बैकग्राउंड में कहती है ये एक इन्वेजन है जो शुरू भी हो चुकी है। अपनी आंखें खोलो, ये एक जंग है और ये जंग तो पहले से भी ज्यादा बुरी होने वाली है। एम्पायर ने अर्थ पे कब्जा कर लिया है और ये अर्थ अब हमारा हो चुका है। और अगर तुम इंसानों की बात करो तो वो बस हमारे रास्ते पे खड़े हुए हैं और हम बहुत जल्दी ही इंसानों से भी निपट लेंगे। हमने इंसानों के ऊपर स्टडीज की है और हमें इंसानों के बारे में बहुत कुछ पता भी चल चुका है। और मुझे ये बहुत अच्छी तरह से पता है कि अगर वो लोग हमारी जगह होते तो वो भी यही करते और तुम लोग यही तो करते आए हो। तब हम देखते हैं स्क्रल्स ने रीड डिजिट्स को अपने शिप पे कैद कर लिया था और स्क्रल्स की आर्माडा अर्थ के बाहर रुकी हुई थी। इसके बाद स्क्रल क्वीन आगे कहती है इंसान जो चाहता है वो ले लेता है, चाहे वो पैसा हो, भगवान हो या फिर दोनों हो। उनको जो चीज अपना लगता है उस चीज को वो ले लेते हैं। इंसान सारी चीजों को अपनी जगह से हटा के अपनी खुद की बना लेते हैं और फिर वो इतिहास लिखते हैं जहाँ पे हीरोज वो खुद होते हैं। सभी लोग हीरोज की जय जयकार करते हैं और इंसान ये सब चीजें बहुत वक्त से करता आया है, पर आज जो हो रहा है वो बहुत पहले ही तय हो चुका था और ये बात उन लोगों को बहुत जल्दी पता लग जाएगी। ये कोई हारने या जीतने की जंग नहीं है, यहाँ तक कि ये कोई जंग ही नहीं है। सबसे पहले वो लोग अपने बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करेंगे और फिर वो क्या करेंगे, वो डर जाएंगे। और हमें ये चीज बहुत अच्छी तरह से पता है, इस चीज के ऐसा होने का कोई मतलब नहीं बनता और ये ज्यादा अच्छा होता अगर वो लड़ते नहीं और साथ ही साथ अगर वो समझते कि अंत में होता क्या, तो फिर ये चीज हमारे और इंसानों के लिए भी बहुत ज्यादा आसान हो जाता। और इन बातों के बीच हम देखते हैं सेंट्री को अर्थ से बाहर जाते हुए और मिस मार्वल को न्यूयॉर्क की तरफ आते हुए। इसके बाद स्क्रल क्वीन आगे बोलती है धरती इंसानों का घर नहीं है, असल में ये इंसानों का घर कभी था ही नहीं, क्योंकि अगर धरती इंसानों का घर होता तो फिर धरती को इंसानों से छीनना इतना ज्यादा आसान नहीं होता और साथ ही साथ इसके ऊपर राज करना भी इतना ज्यादा आसान भी नहीं होता। और तब हम देखते हैं न्यूयॉर्क पे मिस मार्वल आती है, पर मिस मार्वल के न्यूयॉर्क पे आते ही सारे स्क्रल्स मिस मार्वल के ऊपर अटैक कर देते हैं। और तब हम देखते हैं इनिशिएटिव के मेंबर्स और यंग एवेंजर्स की हीरोज को बचाते हुए हाउलिंग कमांडोस उन स्क्रल्स के साथ फाइट कर रहे थे। इसके बाद स्क्रल क्वीन आगे कहती है मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो लोग लड़ाई नहीं करेंगे, वो लोग जरूर लड़ेंगे। शायद उन लोगों के पास एक दो ट्रिक्स हैं, पर वो हमेशा से ही एक दूसरे को झूठी उम्मीद दिलाते आए हैं। पर वो लोग जितनी भी कोशिश कर ले वो लोग जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलेगा कि किसके साथ लड़ाई करनी है। पर जब तुम एक लड़ाई लड़ रहे हो तब तुम्हें अपने साथी के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। उन लोगों को एक दूसरे के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, जो अब वो नहीं कर सकते। अब जो सीधा है वो उल्टा होगा और काला सफेद होगा। दोस्त दुश्मन बनेंगे और दुश्मन दोस्त बनेंगे। तब निक फ्यूरी अपने हाउलिंग कमांडोस से पूछते हैं कि हमने सभी लोगों को बचा लिया। तब क्वेक कहती है कि हाँ, हमने तकरीबन सभी लोगों को बचा लिया। पर तब स्टोनवॉल निक फ्यूरी से पूछता है पर मिस मार्वल का क्या? तब जवाब में निक फ्यूरी कहते हैं कि मैं इसे देखता हूँ। और तब निक फ्यूरी अपने ब्लास्टर से मिस मार्वल के ऊपर फायर कर देते हैं। और तब स्क्रल क्वीन आगे कहती है इससे पता चलता है कि वो लोग एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। टफ डिसीजंस वो लोग लेंगे जो लोग ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं। इसके बाद स्टोनवॉल निक फ्यूरी से पूछता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तब निक फ्यूरी कहते हैं एक स्क्रल हमेशा स्क्रल होता है, बस सोच के देखो क्या हो अगर वो ना हो जिन लोगों के लिए तुम लड़ रहे हो। बस इस चीज को कई लाख गुना बढ़ा दो और फिर देखते जाओ पागलपन, धोखा, डर और जलन की इन चीजों में से कुछ चीज हम लेके आए और आधी चीज इंसान खुद लेके आया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंसान लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार चुका है। हम लोग तो बस उन लोगों के एक दूसरे को मारने तक इंतजार कर रहे थे और जब उन्होंने ऐसा किया हम लोगों ने उनके ऊपर अटैक किया और इंसान लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार गए। और हम इसीलिए तो यहाँ पे हैं। वो लोग गुस्से से पागल हो जाएंगे और साथ ही साथ हमें चोट पहुंचाएंगे, पर हम उन सभी चीजों के लिए तैयार रहेंगे। तब हम देखते हैं नटाशा रोमानोफ उस लैब के बाहर खड़े होकर सारी बातों को सुन रही थी। तब स्क्रल क्वीन टोनी से आगे कहती है वो लोग एक इकट्ठा होकर तुम्हारे पास लीडरशिप के लिए आएंगे और तब उन लोगों को पता चलेगा कि तुम असली टोनी स्टार्क नहीं हो, तुम आयरन मैन नहीं हो, तुम हम लोगों में से एक हो। और रही बात टोनी स्टार्क की, वो तो कब का जा चुका है और मुझे ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल दिन है। तुम्हें कोई भी बात याद नहीं है, पर सच कहूँ तो तुम ये सब कुछ खुद के और अपने एम्पायर के लोगों के लिए चाहते थे। और मैं ये तुमसे वादा करती हूँ कि जब भी तुम्हें मदद की जरूरत पड़ेगी तब मैं तुम्हें मदद करने के लिए वहाँ पे पहुँच जाऊंगी। और अब मैं यहाँ पे हूँ और हम तुम्हारी याददाश्त वापस ला देंगे। हम तुम्हें फिर से पहले जैसा बनने के लिए मदद करेंगे और साथ ही साथ अपने थ्रोन वर्ल्ड में वापस जाने का रास्ता ढूंढने में भी हम तुम्हारी मदद करेंगे। टोनी स्टार्क, तुम्हारा असली नाम है खिलाड़ी की डोलू। और जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तब तुम हमारे एम्पायर के सबसे महान वॉरियर कहलाओगे। इसके बाद ब्लैक विडो स्पाइडर वुमन के ऊपर अपना गन पॉइंट करती है, पर इसके अगले ही पल हम सुनते हैं कि ब्लैक विडो को पीछे के झाड़ियों से कुछ आवाजें आती है। ब्लैक विडो तब पीछे मुड़ के देखती है कि उसके पीछे जीन ग्रे और बीस्ट खड़े हुए थे।
तब ब्लैक विडो उन लोगों के ऊपर अपनी गन से फायर कर देते हैं। बीस्ट ब्लैक विडो से बात करने की कोशिश कर रहा था, पर ब्लैक विडो बीस्ट की एक भी बात नहीं सुन रही थी। ब्लैक विडो बीस्ट के ऊपर कॉन्स्टेंटली अपने गन से फायरिंग कर रही थी और तब गोलियों की आवाज सुनकर स्क्रल क्वीन अलर्ट हो जाती है। कॉन्स्टेंटली फायरिंग करने के बाद ब्लैक विडो उस जीन ग्रे और बीस्ट का काम तमाम कर देती है। तब हम दूसरी तरफ देखते हैं पुराने वंडरमैन और अभी के वंडरमैन के बीच लड़ाई हो रही थी। इसके बाद ब्लैक विडो दोबारा से उस लैब के अंदर घुसती है, पर तब तक वो स्क्रल क्वीन वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद ब्लैक विडो उस लैब के चारों तरफ देखती है और इसके बाद वो टोनी से पूछती है, तुमने शायद नहीं देखा कि वो कहाँ गई, क्यों है ना? पर तब टोनी कुछ बताने के हालत में नहीं था, इसलिए ब्लैक विडो टोनी से कहती है, टोनी मैं अभी तुम्हें एक एड्रेनलिन शॉट देने वाली हूँ। इससे तुम्हें थोड़ा दर्द तो जरूर होगा, पर 1 घंटे के लिए तुम अपने पैरों पे दोबारा से खड़े हो सकते हो। और यह कह के वो टोनी को एक एड्रेनलिन शॉट देती है। इसके बाद ब्लैक विडो टोनी से पूछती है, टोनी क्या हुआ है तुम्हें? तब टोनी कहता है, शायद मैं एक स्क्रल हूँ। तब ब्लैक विडो कहती है, नहीं तुम कोई स्क्रल नहीं हो, वो बस तुम्हें मैनिपुलेट कर रही थी। पर टोनी उस बात से साफ इनकार कर देता है। तब ब्लैक विडो टोनी को फोकस करने को कहती है। इसके बाद टोनी कहता है, पर तुम्हें कैसे पता? तब ब्लैक विडो टोनी से कहती है, उन लोगों ने तुम्हें जहर दिया है। तब टोनी कहता है, नहीं वो लोग मुझे मार भी सकते थे, पर उन लोगों ने। इसके बाद टोनी अपनी बात खत्म कर पाता उससे पहले ब्लैक विडो कहती है, वो लोग तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन लोगों को पता है कि इस दुनिया में सिर्फ 5 ही लोग उन लोगों को रोक सकते हैं और तुम उन 5 में से एक हो टोनी, और तुम्हें मारना उन लोगों के लिए काफी नहीं होता, तो वो चाहते थे कि तुम हार जाओ। पर तब टोनी फिर से कहता है, वो लोग मुझे मार भी सकते थे। तब ब्लैक विडो कहती है, तुम्हें मारने का कोई मतलब नहीं बनता, वो लोग तुम्हारे साथ वो करना चाहते थे जो चीज तुमने उन लोगों के साथ किया था। टोनी मैं तुमसे अभी ये नहीं पूछ रही हूँ कि तुम आयरन मैन हो या फिर स्क्रल हो, पर मैं तुमसे अभी ये सवाल पूछ रही हूँ, क्या तुम मुझे मारना चाहोगे या फिर उन लोगों को? तब टोनी जवाब देता है, मैं उन लोगों को मारना चाहूंगा। तब ब्लैक विडो कहती है, तो चलो फिर हम लोग इस बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल हमें उन लोगों से निपटना चाहिए, क्यों है ना? तब हम देखते हैं ब्लैक विडो के पीछे लोगन की शैडो को, और इसके अगले ही पल हम देखते हैं नटाशा लोगन के ऊपर गोलियों की बरसात कर देती है। इसके बाद ब्लैक विडो लोगन से एक वर्ड के बारे में पूछती है, जिसके जवाब में लोगन कहता है कैरेट स्टिक्स। तब टोनी पूछता है, आखिर ये वर्ड्स किसके हैं? और तब नटाशा लोगन से माफी मांगती है। माफी मांगने के बाद वो लोगन से कहती है, अब तुम खुद को हील कर लो जल्दी से और जेसिका को ढूंढ लो, अगर तुम्हें जेसिका मिले तो उसके टुकड़े टुकड़े कर देना। और फिर वो टोनी से कैरल के बारे में पूछती है। तब टोनी कहता है, मैंने कैरल को न्यूयॉर्क भेज दिया है क्योंकि मुझे जानना था कि न्यूयॉर्क पे आखिर हो क्या रहा है। इसके बाद लोगन कहता है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा क्योंकि सभी स्क्रल्स को पता है कि तुम यहाँ पे हो। तब नटाशा कहती है, लोगन सही कह रहा है, अपने आर्मर को जल्दी से रिबिल्ड करो और हम यहाँ से निकल जाएंगे। इसके बाद टोनी कहता है, हमें रीड रिचर्ड्स की जरूरत है। तब ब्लैक विडो पूछती है, आखिर वो है कहाँ? तब हम चले जाते हैं धरती के बाहर उस बड़े से स्क्रल अरमाडा में। स्टेसिस जेल से कवर्ड एजेंट ब्रांड उस अरमाडा के एक शिप की तरफ बढ़ती है और शिप के दरवाजे को तोड़ के वो अंदर घुस जाती है। शिप के अंदर घुसने के बाद एजेंट ब्रांड उस शिप के एक रूम के अंदर घुसती है और फिर वो देखती है कि उस रूम में बहुत सारे मॉनिटर्स लगे हुए थे और उस मॉनिटर में धरती में क्या हो रहा था वो सब दिखाया जा रहा था। धरती के साथ साथ मिस्टर फैंटास्टिक की ऐसी बुरी हालत देख के एजेंट ब्रांड की आंखों से आंसू निकल आते हैं। एजेंट ब्रांड ये सब देख ही रही थी, तब अचानक से उसके पीछे 2 स्क्रल्स आ जाते हैं और उन स्क्रल्स को देख के एजेंट ब्रांड चौंक जाती है। इसके बाद हम चले जाते हैं बरमूडा ट्रायंगल पे फंसे हुए शील्ड हेलिकॉप्टर पे। मारिया हिल्स उस स्क्रल जार्विस से पूछती है, जार्विस क्या मैं ये पूछ सकती हूँ कि तुम कब से स्क्रल थे? तो जार्विस कहता है, मिस हिल्स एक रीजन की वजह से शील्ड में हमने आपको एजेंट बनाया है। अब इंसानों के सरेंडर करने का वक्त आ चुका है और हम चाहते हैं कि आप पब्लिकली सरेंडर कर दे, और अगर आपने सरेंडर किया तो फिर हम आपको नहीं मारेंगे। तब मारिया हिल्स कहती है, क्या सच में? पर मुझे तो लगता है शायद तुम भूल रहे हो कि तुम अभी मेरे शिप के ऊपर खड़े हुए हो। तब जार्विस कहता है, मुझे तो लगता है कि अभी तक आपको अपनी हालत की गहराई समझ में नहीं आ रही है। स्क्रल जार्विस की ये बात सुन के मारिया हिल्स हैरान हो जाती है और तब हम देखते हैं उस शिप में मारिया हिल्स को छोड़ के सारे एजेंट स्क्रल थे। तब जार्विस आगे कहता है, हम लोग आपके सरेंडर को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। इसके बाद हम चले जाते हैं ब्रुकलिन में। हम देखते हैं कि ब्रुकलिन के आसमानों में बहुत सारी स्क्रल शिप्स मंडरा रही थी। इसके बाद हम देखते हैं द हुड के गैंग को। शहर में क्या हो रहा था वो सब कुछ न्यूज में दिखा रही थी और वो लोग उस न्यूज को देख रहे थे। उस न्यूज को देखते हुए ब्लड ब्रदर्स का एक मेंबर कहता है, इस बारे में हम क्या करें हुड? तब हुड कहता है, सभी लोगों को इकट्ठा करो। हुड की उस बात को सुन के थंडरबोल्ट कहता है, क्या हम वहाँ पे जा रहे हैं? इसके बाद विज़र्ड कहता है, आखिर ये हमारी लड़ाई है ही नहीं तो हम क्यों लड़े? एलियंस और हीरोज को एक दूसरे को मारने दो। तब हुड कहता है, अगर धरती ही नहीं होगा तो हमारा धंधा कहाँ चलेगा? तब विज़र्ड कहता है, हाँ शायद तुम सही कह रहे हो। तब हुड कहता है, तो जाओ और सभी लोगों को एक साथ करो।
इसके बाद हम चले जाते हैं वेस्ट सेंट्रल पार्क पे। हम देखते हैं कि वहाँ के लोगों के ऊपर सारे स्क्रल्स हमला कर रहे थे। वहाँ खड़े दो स्क्रल्स एक दूसरे के साथ एलियन भाषा में बात कर ही रहे थे, पर अचानक से उन स्क्रल्स में से एक को बहुत जोरों का बिजली का झटका लगता है। उस स्क्रल की ऐसी हालत देख वहाँ खड़े सभी लोग चौंक जाते हैं और तब हम देखते हैं वहाँ पे थॉर आ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन सभी चीजों को एक अनजान आदमी अपने बायनोक्यूलर से देख रहा था और तब हमें पता चलता है कि वो अनजान शख्स कोई और नहीं बल्कि वो कैप्टन अमेरिका थे। सो गाइस, ये था आज का सीक्रेट इन्वेजन का एपिसोड। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मैं मिलूंगा आपसे इसका अगले पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।